हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है क्लास 10 कक्षा 10 मैथ वास्तविक संख्या। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है उसको सॉल्व करेंगे। आज का मेरा पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। तो आ, आज का पहला क्वेश्चन आप किसके पर है? वास्तविक संख्या का। और इसमें दिया है पहला क्वेश्चन ही, बोला है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मेरे साथियों? क्या हो सकता है? आपको पता है क्या? ये जो दिया हुआ है, जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, मतलब उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, जीरो लेस देन, सामने आंसर भी दिए हैं जिसको हिसाब थोड़ा सा आसान समझने में हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? अरे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको पता ही है, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, चलिए आपको अगले पेज पे बता देते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए और क्यू बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय का मतलब कि क्या, कुछ भी आप ले लीजिए। अपरिमेय मतलब अंडर रूट में होना चाहिए, पाई हो गया, ये सब क्या होता है? अपरिमेय होता है, ठीक है। अब तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो आपका दिया हुआ था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से जो मिलकर बनता है वह आपका होता है क्या? वास्तविक संख्या होता है। वो आपका क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या आंसर ये सामने लिखा हुआ है, देखिए, वास्तविक संख्या। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे व्यक्त किया जा सकता है? अरे, पूर्णांक मतलब जो प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए। जो प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, क्या उसको संख्या रेखा पे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जो आपका आंसर होना चाहिए वह आपका आंसर है, हाँ, आंसर ये दिखा है ना, बी। तो पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पे व्यक्त कर सकते। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू का, सेम ऐसे का ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किए जाए तो? अब प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य शामिल किया जाए और ऋण भी होना चाहिए तो सिंपल से अभी बताया था आपको कि पूर्णांक क्या होता है, जो प्लस और माइनस दोनों होता है और बीच में जीरो भी होता है। तो प्राकृतिक संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 ये होता है प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें जीरो शामिल कर देंगे और ऋण भी चाहिए हमको, इसका मतलब क्या पूर्णांक होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बोला हुआ है 5, 4 तो हो गया 5। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपण होगा संभव है। और संख्या रेखा पे पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? अगर पूर्ण संख्या की अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या आपका, जैसे प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या की अगर हम लोग बात करें, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। अगर इसमें हम लोग ये जीरो सम्मिलित कर देते हैं तो आपको क्या होता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जब इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं तो क्या इसको संख्या रेखा प्रश्न करते हैं? संख्या रेखा पे इसे आपको प्रश्न करते हैं। यहाँ पे जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसको प्रश्न नहीं कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। मतलब हम लोग आराम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आपका होगा होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मतलब होगा, ठीक है। आंसर ये लिखा है ना, होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगर इसमें हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? अरे प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और शून्य, अभी जस्ट पीछे तो बताया पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर प्राकृतिक संख्या हो गया उसमें जीरो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अभी जस्ट ही हम आपको बताए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो जाएगा। आंसर ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यूक्लिड विभाजन परिमिका, मतलब रियल नंबर का ही है लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन परिमिका को जैसे है। अब इसमें क्या है, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए को क्या माना जाएगा? अरे पूर्णतः विभाज्य है तो मतलब भाज्य बोला जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या बोला जाएगा? उसको भाज्य बोला जाएगा। आंसर है। क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? नहीं। जीरो कहाँ से विभाजित करेगा पूर्णांक को? जीरो विभाजित कहाँ से करेगा? ऐसे समझते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 है बटे जीरो, कैसे विभाजित करेगा? सिंपल सी बात है। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिट बोलते हैं। इसमें इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। अगर ये कुछ नंबर अगर ऐसे रहता तो इसकी वैल्यू जीरो होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन इसमें कैसे विभाजित करेगा? कुछ भी अगर नंबर आपके पास है, अगर कुछ भी नंबर जैसे 5/0, तो ये कभी विभाजित कर सकता है? कभी विभाजित नहीं करेगा। ये कभी भी विभाजित नहीं कर सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिट है, परिभाषित नहीं है इसको। आइए क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपको बताया गया था इसमें क्या था, तो मतलब क्या होगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं। ऑप्शन बी आंसर नहीं। कलर दूसरा कर देते हैं, ऑप्शन बी नहीं। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? युग्लोत्तम का अनुप्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, दो धनात्मक का मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन में हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा ही। और ये यार जैसे इसमें अगर आपसे पूछे, यूक्लिड विभाजन में अगर आपसे पूछे तो इसमें आप लोग क्या निकालते हो? सिंपल सी बात है, आप मौसा ही निकालते हो। क्या निकालते हो? मौसा। क्या निकालते हो? मौसा ही निकालते हो। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। अगला है धनात्मक 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 विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक। और धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें देखिए साफ साफ बोला हुआ, इसमें क्या बोला है? साफ साफ बोला हुआ। ऐसे तो ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ देख लीजिए डी, तो 2q+1 के रूप में होता है। ये होता है 2 के रूप में होता नहीं है। विषम हमको चाहिए ना, जिसे हम सपोज करिए हमको विषम चाहिए, तो विषम के लिए अगर हम लोग देखें, अगर आप ये ले लेते हैं, अगर विषम के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? जैसे 2q हो गया तो सम हो गया। अब q की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। अगर मान लो 1 रखते हैं 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। ये आपका क्या होगा? सम हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? सम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सम हो जाएगा। लेकिन आपको विषम चाहिए, तो विषम के लिए आपका क्या हो जाना चाहिए? विषम के लिए 2q, यहाँ पे सम आ रहा था, इसको +1 कर दीजिए। अब अगर आप इसके अलावा अगर आप कुछ भी रखेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप कुछ भी रखते हैं +1, अब यहाँ पे अब क्यों बराबर कुछ भी रखिए 1 2, तो इसमें क्या आएगा? विषम ही आएगा, है ना। तो हम लोग को पता है, तो इसमें इसका आंसर क्या होने वाला है ना? 2q+1 होने वाला है। 2q+1 होने वाला है। तो आपका आंसर दे दिया होगा। प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? और सम अभी जस्ट बताए हम, आपको बताएं सम कैसा होता है? 2q के रूप में होता है। और इसमें +1 करेंगे तो विषम होगा, 2 के रूप में क्या होगा? प्लस होगा। तो आंसर आपका 2 के रूप में होता है ना। आंसर ये आपका डी होगा। आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं
आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। सिंपल बात, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू होता है। यूक्लिड विभाजन जो होता है किस लिए लागू किया जाता है, शून्य को छोड़कर बाकी सबके लिए होता है। शून्य को छोड़कर बाकी सबके लिए होता है। ठीक है ना, शून्य को छोड़ के बाकी सबके लिए होता है। इसके बाद है आपका यूक्लिड विभाजन परिमिका के किन पूर्णांकों के लिए संभव है। धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ऋणात्मक के लिए नहीं होता है। यूक्लिड विभाजन परिमिका जो होता है धनात्मक के लिए होता है, ऋणात्मक के लिए कभी नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सही होगा केवल धनात्मक के लिए ना। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। डी द्वारा ए और एचसीएफ तो दोनों विभाजित होगा ना। जैसे हम एचसीएफ निकालते ही हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों विभाजित होगा। अगर दोनों उसका एचसीएफ का पूर्णांक है तो दोनों विभाजित होगा। सिंपल सी लॉजिक है, दोनों विभाजित होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, दोनों विभाजित होगा। ठीक है, दोनों ए और बी दोनों से होगा। ठीक है ना, ए और बी दोनों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और डी सी ग्रेटर देन डी है और भागफल तथा शेषफल आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य होगा। सिंपल बात, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, ये पढ़े हो ना, डी क्यू प्लस आर, सिंपल से बराबर है। यहाँ से आप आंसर ले सकते हो। इसलिए आपको आंसर बगल में दे दिया गया है कि आप उसको अच्छे से सीख सको। तो धनात्मक, इसलिए हमने इसका नाम ही दिया हुआ है सीरीज का हाई टारगेट। मतलब इसको जो करेगा उसका हाई टारगेट, मतलब हाई नंबर आएगा ही आएगा। क्योंकि इसके अलावा तो हमको नहीं लगता है कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज ही लिया हुआ है। धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी ग्रेटर देन डी ने, तो इसका एस्केप क्या होगा, और शेषफल आर। सिंपल सी बात है यार, सी डी है, सी डी है और सी बड़ा है डी से, तो एस्केप क्या होगा, और शेषफल अगर जीरो है तो सिंपल डी यही होगा। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन बहुत क्या है, बहुत इजी है। अगर डी है अब कितने के बराबर होगा, आर बराबर, देखो इसमें आर बराबर जीरो था लेकिन इसमें आर बराबर जीरो नहीं है, तो सिंपल बात है सी और डी हो जाएगा। अगर आर बराबर जीरो होगा तो डी होगा, और आर बराबर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, या सी, अब जो सी डी होगा यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है √8 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। √18 है, सॉरी 18 है, 8 नहीं, परिमेयकरण गुणांक है। तो सिंपल सी बात है ना, तो क्या होना चाहिए, आंसर भी सामने दिया, भी सामने क्या दिया, आंसर दिया हुआ है, उसको निकाल लीजिएगा। अपरिमेय संख्या को पी वाई क्यू रूप में व्यक्त कर सकता है, अभी जस्ट बताए हैं क्यों अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसको थोड़ा समझ, फिर एक बार समझ लेते हैं कि आपको बताए थे जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय होता है वो P/Q होता है, और अगर देखा जाए तो क्यों बराबर जीरो नहीं होता है, ये आपका परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय क्या होता है, जो पी वाई के ग्रुप में नहीं होना चाहिए। अगर मतलब अपरिमेय क्या होता है, अगर हम लोग अपरिमेय की बात करें, सिंपल से लॉजिक है, अगर अपरिमेय की बात करें जो पी वाई के ग्रुप में नहीं होना चाहिए, मतलब अंडर रूट में होना चाहिए, पाई ग्रुप में होना चाहिए, इस बार अपरिमेय है। ठीक है ना, ये क्या है आपका अपरिमेय है। तो हम लोग देख लेते हैं, है ना, कहाँ गया,
ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। इसमें अपरिमेय पूछा है तो ये तो परिमेय के लिए कंडीशन है। ये तो किसके लिए कंडीशन है? परिमेय के लिए कंडीशन है, तो नहीं होना चाहिए, आंसर नहीं है। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानिए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। कभी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या है तो इतना। देखिए अब इसमें आप निगलेक्ट करना सीखिए। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो अपरिमेय तो होगा नहीं, तो पहला तो सही है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? आपका क्वेश्चन बी सही होने वाला है। तो परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या जो है और उसका व्युत्क्रम जो होगा वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, यूनिट विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक विचार होता है। जो धनात्मक पूर्णांकों का हम लोग क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं ना। तो क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याएं ए और बी का लसागु 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान होता है। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला अगर दो संख्या मान लीजिए, अगर यहाँ पे दो संख्या आपका आ जाती है, अगर आपकी दो संख्या आ जाती है, अगर मान लो कोई दो संख्या है, अगर मान लो कोई दो संख्या अगर ए और बी है, अगर दो संख्याएं ए और बी है, अगर ए और बी है तो आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर मौस गुणे लस गुणे, सॉरी इसको सही से कर लेते हैं, इसको हम सही से कर देते हैं। क्या होता है? ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर क्या होगा? मौस गुणे लस गुणे लस। तो ये फार्मूला होता है, ये बी है, ये क्रॉस और मौस गुणे लस है। अब इस फार्मूला के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूला के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये दो संख्याओं का मौसा ए और बी लस है, ए और बी का लस 36 है, तो मौसा 2 है, तो ए का मान बताइए। सिंपल सी बात है, 3 होगा। सिंपल सी बात है। तीसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3 वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही है। 3 मतलब तीसरा ऑप्शन सी है ना, समझ गए ना। चलिए 53 5 20 के लस और मौसा का, और आपको देखिए इसमें क्या करना है? लसा निकालना है, फिर मौसा निकालना है। ये तो सिंपल सी बात है, आप इसको कर ही सकते हो। तो इसका आंसर डी दिया हुआ है, इसको निकाल के आप दो लोग देख लीजिएगा। लस और मौसा निकालना तो आता ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 30 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, फिर अगला 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। मतलब इसमें ने इतना क्वेश्चन ला दिया हूँ ना कि आप एक चैप्टर से अगर इसको पूरा कर जाओगे तो एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगर x एक भाज्य संख्या P1 P2 P3 को गुणा किया जाता है तो P1 P2 कैसी संख्या का अभाज्य होगा? यार कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने वाले 4 के पावर n पर समाप्त होने वाले 2 के अलावा कौन सा भाज्य होगा? आपको पता है सी 5। यदि प्रथम इतना भाज्य संख्याओं का योग n है तो n का मान क्या होगा? आंसर 6, ठीक है। ये तो आप लोग कर सकते हो। अगर p के दो अभाज्य संख्या अंडर p क्यों हो तो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। सबसे छोटी अभाज्य अरे यार ये तो सबसे छोटी और अभाज्य सबसे क्या होगा? डी है। इसके बाद दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो। एचसीएफ निकाला ना, दो मतलब इसको देखो,
तो आपसे क्रमिक पूछता है ना, क्रम से, क्रम मतलब क्या होता है, क्रम से मतलब 2 और 4। इसका एसएफ निकलन क्या होगा, 2 ही होगा ना, इसका एसएफ क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभाज्य संख्याओं का संख्या अपरिमित रूप से है, अपरिमित रूप से है। क्या हो जाएगा आंसर, सी। ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ पर जो आपका पेज है मेरा, हम लोग का 31 है, लेकिन हम लोग कितना सॉल्व किए हैं, 15। और जो 15 पेज बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट ये सोचिए कि रियल नंबर से वास्तविक संख्या से आपका एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा। इसको जो देख लेगा एमसीक्यू एकदम कंफर्म इसी में से ही आएगा। ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग पूरा काम करते रहेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।